हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 क्लासेस क्लास 9th में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वर्क एंड एनर्जी का अब हम आगे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे चैनल पे न्यू आए हैं पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। रीड मोर लिख के आ रहा होगा, उस पर क्लिक करिए, बहुत सारे लिंक्स ओपन होकर आएंगे। वहां पे बच्चों क्लास 9th का आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स को बहुत डिटेल में पढ़ा है। हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा। आपको मजा आ जाएगी। पिन कमेंट चेक करिए, ठीक। अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर पिन कमेंट में मिल जाएगा। प्लीज कॉल मत करिएगा, ओनली व्हाट्सअप, ओके। 7503644171 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ओके बच्चों। चलिए, इसके पहले के क्वेश्चन अगर नहीं किए ना आपने एग्जाम्पलर के, तो आपको कहाँ मिलेगा? पिन कमेंट में एग्जाम्पलर का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। नहीं मिल रहा है तो व्हाट्सअप करो। आओ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है रॉकेट इज मूविंग अप विद अ वेलोसिटी v। बच्चों कोई रॉकेट है और वो v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है ना। सो केस नंबर 1 यहाँ सॉल्यूशन में देखिए, केस 1 है ये, ठीक है। केस नंबर 1 लिख देते हैं। केस नंबर 1 में कोई रॉकेट है, ये एक रॉकेट है बेचारा, इस तरीके से, ठीक है ना बच्चों। ये रॉकेट है, लेट अस से इस रॉकेट का मास कितना है? m है, करेक्ट। अब ये v वेलोसिटी से जा रहा है, इसकी वेलोसिटी कितनी है? v है, करेक्ट। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है v, ऑब्वियसली वो स्ट्रेट लाइन में ऐसे ऊपर जा रहा है, करेक्ट। नाउ इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस रॉकेट इज सडनली ट्रिपल्ड, मतलब समझो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी, और थोड़ी देर के बाद, मतलब आफ्टर सम टाइम, केस 2 आफ्टर सम टाइम क्या हुआ है स्टूडेंट्स? थोड़ी देर के बाद इस रॉकेट की वेलोसिटी ट्रिपल हो गई। ट्रिपल मतलब 3 टाइम्स हो गई। तो सुनो, रॉकेट का मास तो अभी भी m रहेगा, ठीक है ना। सुनो, रॉकेट का मास तो उतना ही है ना, ठीक है ना, लेकिन इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? अब इसकी पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी? v थी। अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? ट्रिपल हो गई। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है सडनली वेलोसिटी क्या हो गई? ट्रिपल हो गई। पढ़िए, इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस रॉकेट इज सडनली ट्रिपल। अच्छा, कुछ टीचर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे तो मैं आपको बता दूं कि मास थोड़ी देर के बाद कम होगा। यस, मास तो रॉकेट का कम होगा, लेकिन हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी 9th क्लास में हमें नहीं बताना मास क्यों कम होगा, क्योंकि इसमें जो भी फ्यूल है वो बर्न हो रहा है ना। तो फ्यूल जो बर्न हो रहा है तो पीछे गैसेस निकल रही होंगी ना, ठीक है। तो मास रॉकेट का डिक्रीज कर रहा होगा, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको भी हमने नेग्लेक्ट कर दिया है, ठीक है ना। वो हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, तो उस पर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अभी यहाँ पे भी मास m है और यहाँ पे भी मास m है। थोड़ा देखने में छोटा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन मास सेम है, ठीक है। बट वेलोसिटी में चेंज हो गया। वेलोसिटी कितनी हो गई? 3v हो गई। फिर इन्होंने बोला है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ 2 काइनेटिक एनर्जीज, ठीक है। मतलब ये वाले केस में जो काइनेटिक एनर्जी और ये वाले जो केस में काइनेटिक एनर्जी, इनका रेशियो हमें बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये निकालते हैं। केस नंबर 1 में बच्चों काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी बच्चों? हाफ mv²। ये सुनो, हाफ m इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। एक्चुअल में फॉर्मूला ये होता है आपका, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ का मतलब 1/2, फिर मास इंटू हमें क्या करना है? वेलोसिटी का स्क्वायर या फिर स्पीड का स्क्वायर आप कर सकते हो, क्योंकि कोई बॉडी की स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो जो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? स्पीड, ओके। सो हाफ मास इंटू स्पीड का स्क्वायर, यानी कि हाफ mv², ठीक। चलो देखो, ये वाले केस में मास कितना है? m है। स्पीड कितनी है या फिर वेलोसिटी कितनी है? v, सो v का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे देखो, केस नंबर 2 में इसको हमने बोला क्या? काइनेटिक एनर्जी I का मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पे केस नंबर 2 में देखिए, ये काइनेटिक एनर्जी होगी आपकी कौन सी? फाइनल, F। कितनी हो जाएगी? यहाँ पे भी फॉर्मूला लगेगा हाफ mv², हाफ mv²। लेकिन बच्चों अब हाफ तो ऐसे रखेंगे, मास को m रखेंगे, v की जगह क्या रखोगे? 3v। v की जगह क्या रखोगे? 3v। भाई चेक करो ना, यहाँ पे स्पीड का स्क्वायर करना है। स्पीड की जगह अब हमारी स्पीड ट्रिपल हो गई है, 3 टाइम्स हो गई, सो 3v का स्क्वायर करेंगे। कुछ नहीं किया बच्चों, ध्यान से चेक करो। यहाँ v का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर 3v का स्क्वायर है, क्योंकि स्पीड हमारी 3 टाइम्स हो गई, करेक्ट। सो हम स्पीड की जगह क्या रखेंगे? 3v, ओके। बस कुछ नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे? लेट अस से ये इक्वेशन नंबर 1 है और लेट अस से ये इक्वेशन नंबर 2 है। उठा के इसको डिवाइड लगा देते हैं, डिवाइडिंग 1/2, ओके। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। अब डिवाइड कैसे करते हैं? कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, तो हमें कुछ नहीं करना है। लेफ्ट हैंड साइड को बच्चों लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करो और बीच में इक्वल टू लगा के राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड कर दो। बात समझो, देखो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी इन इनिशियल केस और डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इन फाइनल केस इज इक्वल्स, कुछ नहीं करना है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल केस कितना था? हाफ mv²। तो इसके सामने रख दो। देखो यहाँ देखो, लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड लगाया, इक्वल लगा के राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड लगा रहे हैं, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है? हाफ
mv² अपॉन काइनेटिक एनर्जी फाइनल, KEF का मतलब है काइनेटिक एनर्जी फाइनल, इज इक्वल्स टू कितना है भाई, चेक करो, रखो इसके सामने, कितना है, हाफ m3v का स्क्वायर। एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ बच्चों, ये स्क्वायर 3 को भी मिलेगा, v को भी मिलेगा, सही है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 m3 का स्क्वायर क्या होता है 9, सो m इंटू 9, m डॉट का मतलब इंटू, ओके, डॉट का मतलब इंटू, ठीक है, ये स्क्वायर 3 को मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, v का स्क्वायर v², ठीक है, 3 का स्क्वायर भी करेंगे और v का स्क्वायर भी करेंगे, करेक्ट। सो यहाँ पे हम सीधे क्या रख सकते हैं, अरे भाई 3v का स्क्वायर क्या होगा 9v², ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे हम सीधे रख सकते हैं क्या 9v का स्क्वायर, ओके बच्चों, चलो बहुत बढ़िया। हाफ से हाफ कैंसिल, मास से मास कैंसिल, v का स्क्वायर से v का स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर कुछ नहीं बचा, यानी कि क्या बचेगा 1, सो ऊपर बचेगा कितना 1, नीचे कितना बचेगा 9, 1/9 का मतलब 1:9, ओके बच्चों। सो फाइनल आंसर इज व्हाट, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1:9, यानी कि बच्चों काइनेटिक एनर्जी इनिशियल केस में और काइनेटिक एनर्जी फाइनल केस में, इन दोनों का जो रेशियो है, ठीक है, ये कितना है 1:9 है। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, करेक्ट बच्चों। यही पूछा था, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टू काइनेटिक एनर्जीज, सो द रेशियो ऑफ टू काइनेटिक एनर्जीज इज 1:9, करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। अच्छा, इसका मीनिंग भी मैं आपको बता देता हूँ, मीनिंग इसका क्या है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल का रेशियो 1:9 है, सो इसका मीनिंग, ठीक है, फील लेने के लिए हम आपको इसका मीनिंग बताते हैं। तो इसका मीनिंग का क्या मतलब है वो भी आप समझ ही लो, लगे हाथ। देखो बच्चों, इसका मतलब है क्या कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल्स टू 1:9, यानी कि 1/9। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्या हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर, तो क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल इंटू 1, काइनेटिक एनर्जी, भाई किसी भी क्वांटिटी को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आ जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल इंटू 1, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल्स टू लगाओ, फिर 9 इंटू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। सो इस स्टेटमेंट को पढ़िए, ठीक, इसका मतलब फाइनल केस की जो काइनेटिक एनर्जी वो इनिशियल केस का 9 टाइम्स हो गई, फाइनल केस की जो काइनेटिक एनर्जी वो इनिशियल केस का 9 टाइम्स हो गई। आपको क्वेश्चन भी पूछ सकता है एग्जाम में कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस रेशियो, व्हाट डू यू मीन बाय दिस रेशियो, ये जो 1:9 आया है इससे आप क्या समझते हो, तो इससे हम ये समझते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाले की क्या हो गई 9 टाइम्स हो गई। ऑब्वियसली भाई चेक कर लो, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, स्पीड पे, स्पीड आपने 3 टाइम्स कर दिया है, ठीक, तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी ना, तो न्यू जो काइनेटिक एनर्जी है वो ओल्ड वाले की कितनी हो गई 9 टाइम्स, ओके, बस यही इसका मीनिंग है, ओके, नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करने से पहले अविनाश और कपिल का ही कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ बातें, कुछ फॉर्मूली मैं आपको रिवाइज कराना चाहता हूँ। पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, पावर इज व्हाट, रेट ऑफ डूइंग वर्क, P इज इक्वल्स टू W/T, याद है आपको, P इज इक्वल्स टू W/T, ओके, W क्या है, वर्क है, ठीक है, यहाँ W क्या है बच्चों, W क्या है, वर्क होता था, ठीक, और T क्या है, टाइम, T क्या होता था, टाइम टेकन, ओके। नाउ एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था पावर का, यहाँ पे लिख देता हूँ, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी कंज्यूम, है ना, पावर इज ऑल्सो डिफाइंड एज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, ओके, सो एनर्जी कंज्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, ओके, सो E इज इक्वल्स टू क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम, जनरली E/T वाला फॉर्मूला हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए लगाते हैं, क्लास 10 में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, एनर्जी कंज्यूम, और T क्या है बच्चों, टाइम है, करेक्ट। तो ये दो फॉर्मूले पढ़े थे, इसकी भी हम बात नहीं करते हैं, ठीक है, और आप सिंपली याद भी कर सकते हो कि W वर्क इज इक्वल टू व्हाट, एनर्जी, तो W की जगह हम क्या रख सकते हैं, एनर्जी, और एनर्जी की जगह हम क्या रख सकते हैं, W। अरे भाई कोई बॉडी उतना ही तो वर्क करेगी जितना उसके पास एनर्जी होगा, करेक्ट, तो जितना उसने वर्क किया है वो किसके इक्वलेंट होगा, उस बॉडी के पास जितनी एनर्जी थी। अब हम डिटेल में इसमें नहीं जा रहे हैं, आप लेक्चर्स देख सकते हो, पिन कमेंट में दिए हुए। बहरहाल हम सवाल पे आते हैं। तो बच्चों पावर का फॉर्मूला W/T एक तो आपने पढ़ रखा है, करेक्ट, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा हो, किसमें, स्ट्रेट लाइन में। सो बच्चों अगर मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो रहा हो, स्ट्रेट, STRAIGST, स्ट्रेट लाइन, मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो, मतलब जिधर फोर्स लग रहा है, ये देखिए फोर्स की डायरेक्शन है, उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिधर फोर्स है अगर उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बच्चों, करेक्ट, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमने पढ़ा है, ठीक है ना, ओके, जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट है, तो W इज इक्वल्स टू F इंटू S, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये आपने पढ़ा है, ठीक। तो आप एक काम करो, ये वाला जो फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, P इज इक्वल्स टू
W/t, इसमें कुछ मत करिए बच्चों आप लोग। W की जगह क्या रख सकते हो, F इंटू एस, ये सुनो। सो W की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, F इंटू एस। F क्या है, फोर्स, S क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से चेक करो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये सुनो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। F इंटू एस क्या हो जाएगा, W, और नीचे बचेगा T। ठीक, सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को मैंने ब्रैकेट में जानबूझ के लिखा है बच्चों, क्यों, ये वाला फॉर्मूला यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है ना, थोड़ी सी जगह मुझे चाहिए। ओके, नाउ देखिए यहाँ पे देखो बच्चों, यस, एक बात बताइए, आप लोगों ने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी क्या होता है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही हो और उसने s डिस्प्लेसमेंट किया हो, कितना, मान लो ये कोई बॉडी वो पॉइंट A से कहाँ गई, B पे, स्ट्रेट लाइन में, ये डिस्प्लेसमेंट s है, और कितने टाइम में किया है, t टाइम में, तो वेलोसिटी कैसे निकालते हो, बोलो, वेलोसिटी v कैसे निकालते हो आप, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से ही तो निकालते हो। ठीक, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की जगह आप क्या रख सकते हो, v, चेक करिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की जगह वेलोसिटी हम लोग रख सकते हैं। सो यहां से आ जाएगा, देखो F तो ऐसे ही रहेगा, फोर्स तो ऐसे रहेगा, फोर्स इंटू क्या हो जाएगा, S/t, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी हो गई। लो, अब क्योंकि बॉडी स्ट्रेट पाथ में चल रही है तो जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा उसी को तो आप स्पीड बोलोगे, सही है। जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है तो जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है वही तो स्पीड होता है, तो आप इसको चाहे वेलोसिटी बोलो चाहे आप इसको स्पीड बोलो, फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि बच्चों पावर का एक और फॉर्मूला डिराइव कर दिया हमने, पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, या फिर पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू स्पीड। वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपी में नोट लगाएं बच्चों, पावर का एक और फॉर्मूला पढ़ लिया, W/t तो पढ़ा ही था, ठीक है ना, और क्या पढ़ा था, E/t तो पढ़ा ही था, है ना, और W की जगह हमने क्या रखा, F इंटू एस, S/t कितना हो गया, S/t कितना हो गया, V हो गया, यानी कि वेलोसिटी हो गई। ठीक, तो यहां से आ गया पावर का फॉर्मूला, फोर्स इंटू F का मतलब फोर्स, V का मतलब स्पीड। क्यों सर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में बॉडी चल रही है तो जो वेलोसिटी होगी वही तो स्पीड होगा। ओके, तो ये देखिए, ये सब मोशन में पढ़ा चुके हैं, अगर आपने फॉलो किया होगा 2π क्लासेस को तो बहुत अच्छी तरीके से आपको पता होगा, तो उतना डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन बच्चों पावर इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स इंटू स्पीड आ गई, करेक्ट। ओके, नाउ यानी कि आप इसको सिंपल ऐसे याद कर सकते हो, P इज इक्वल टू F इंटू V, बस खत्म। पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू स्पीड, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू स्पीड, या F इंटू V, ऐसे याद कर लो, कर लिया। चलो, एक तो ये चीज़ हो गई। अब एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, क्या, देखो बच्चों, जब आपको फोर्स दिया हो और स्पीड दी हो, तो फोर्स को स्पीड से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा। ओके, ये इसको जरा हम बंद करते हैं, बच्चों को डिस्टर्ब कर रहा है बेवजह, दिन भर बच्चे यूट्यूब से बजाते रहते हैं नंबर लेके व्हाट्सअप करते रहते हैं। चलो देखो जरा, तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू स्पीड, करेक्ट बच्चों। चलो, ये हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है अविनाश कैन रन विद अ स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अविनाश की बात करो पहले, यहाँ पे केस 1 अविनाश का, सो हेडिंग लगाओ, अविनाश के लिए कैलकुलेशन आप कर रहे हो। कह रहा है कि अविनाश कैन रन विद अ स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। करेक्ट बच्चों, तो आप ध्यान दीजिएगा, मेरी बात ध्यान सुनो। अविनाश की स्पीड कितनी है, VA का मतलब अविनाश की स्पीड, स्पीड ऑफ अविनाश कितनी है, 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, और अविनाश कैन रन विद अ स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। ठीक है, तो सुनो, अविनाश जो है रन करता है अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। ठीक है, तो यानी कि फोर्स की वैल्यू दी। अब बच्चे बोलेंगे सर फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू दी हुई है सर। बच्चों सुनो, देखो कहीं पर फ्रिक्शनल फोर्स है तो कोई बॉडी उस फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट अगर वर्क करना चाहती है तो वो बॉडी कितना फोर्स लगाएगी, बताइए भाई। ये देखो, ये कोई बॉडी है, ठीक, और ये कोई सरफेस है, ये बॉडी ऐसे जा रही है, सबको पता है कि जिधर बॉडी मोशन करती है उसके जस्ट ऑपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। तो यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है, 10 न्यूटन का। तो 10, अगर जैसे ये मोबाइल है, अब इसको इस पर चलना हो, मान लो 10 न्यूटन का इधर फोर्स लग रहा है, किधर, मोशन के ऑपोजिट, बाई फ्रिक्शनल फोर्स मोशन को अपोज करता है। ठीक, तो बॉडी इधर जा रही, तो 10 न्यूटन इधर लगा है, तो इस बॉडी को कम से कम कितना लगाना पड़ेगा, 10 न्यूटन। 10 से थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तो ये चल जाएगी, कोई बात नहीं, बट कम से कम कितना लगाना पड़ेगा, 10, तब ये मोशन करने के लायक होगी। यानी कि एक बात बताओ, जो अविनाश ऐसे ऐसे भाग रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे दौड़ रहा है अविनाश, तो उसको फ्रिक्शनल फोर्स कितना मिल रहा है, 10 न्यूटन। तो बताओ उसको कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि फ्रिक्शनल फोर्स को वो ओवरकम कर दे। भाई उसके पैरों, उसका जो पैर है ना, नीचे जो
उसके जो तलवे हैं, तलवों का जो सरफेस है उसके, और फर्श जो भी फ्लोर है या ग्राउंड है जो भी, उसके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, तो भाई अविनाश को भी तो कम से कम कितना फोर्स डेवलप करना पड़ेगा, 10 न्यूटन का, तभी वो फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर पाएगा। यानी कि अविनाश कितना फोर्स लगा रहा है, 10 न्यूटन। तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है, जितना फ्रिक्शनल फोर्स दिया हुआ है वही फोर्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर। सो फोर्स बाय अविनाश इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन, ठीक है। अब सुनो, क्या आप अविनाश की पावर निकाल सकते हो? यस सर, पावर ऑफ अविनाश इज गिवन बाय, हाँ भाई पावर का फॉर्मूला बताओ, फोर्स इंटू स्पीड, यानी कि फोर्स अविनाश के केस में जो गिवन है इंटू अविनाश की स्पीड। सो फोर्स कितना है 10 इंटू स्पीड कितनी 8, 10 8 जा कितना हो जाएगा 80, क्या न्यूटन। ओके, सो केस 1 में अविनाश की जो पावर है वो न्यूटन कह रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी, वॉट, पावर का यूनिट क्या होता है वॉट। ओके, सो अविनाश की जो पावर है बच्चों कितनी है 80 वॉट है। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, नेक्स्ट केस देखिए जरा। नेक्स्ट केस है कपिल का। ओके, सो सेकंड केस है किसका, कपिल का। हेडिंग लगाते हैं, कपिल के केस में क्या हो रहा है पढ़िए। एंड कपिल कैन मूव विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि स्पीड ऑफ कपिल वी के मतलब कपिल की स्पीड कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 25 न्यूटन, तो कपिल मूव कर सकता है 3 मीटर पर सेकेंड से अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 25 न्यूटन। तो कपिल के केस में फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स है उतना ही कपिल को फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स इन द केस ऑफ कपिल इज इक्वल्स टू 25 न्यूटन। ठीक, नाउ क्या आप कपिल की पावर निकाल सकते हैं? पावर ऑफ कपिल पीके पावर ऑफ कपिल इज इक्वल्स टू फोर्स इन द केस ऑफ कपिल इनटू स्पीड ऑफ कपिल। सो फोर्स कितना दिया है 25 न्यूटन, ओके, इनटू स्पीड कितनी दी हुई है 3 मीटर पर सेकेंड। सो 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा 75, क्या वॉट, पावर है तो वॉट में आएगी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्वेश्चन में पूछा है कि हु इज मोर पावरफुल एंड वाई, कौन ज़्यादा पावरफुल है और क्यों। बच्चों देखो, वो ज़्यादा पावरफुल होगा जिसकी पावर ज़्यादा है। अब किसकी पावर ज़्यादा है चेक करो, अविनाश की पावर 80 वॉट और कपिल की पावर है 75 वॉट। बताओ किसकी पावर ज़्यादा है, अविनाश की। तो ऑब्वियसली अविनाश इज, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है उसे सुन लेना तब जाना, अविनाश इज मोर पावरफुल, अविनाश इज मोर पावरफुल। क्यों अविनाश ज़्यादा पावरफुल क्यों है? क्योंकि उसका पावर ज़्यादा है। हाँ, लेकिन एक बात आपको और लिखनी, व्हाट डू यू मीन बाय पावर। पावर क्या होता है बच्चों, क्लास में पढ़ाया है। देखिए वॉट को हटा के क्या लिखेंगे, जूल पर सेकंड, याद है, वॉट को हटा के क्या लिखेंगे, जूल पर सेकंड। अरे भाई जूल पर सेकंड को ही तो वॉट बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ से देखो ना, वर्क का यूनिट क्या होता है बताओ, जूल, और टाइम का क्या होता है सेकंड। जूल पर सेकंड को ही तो हमने क्या बोला था, वॉट, याद है, ठीक। सो ये वाले वॉट को हटा के हम क्या लिखेंगे, जूल पर सेकंड। यानी कि बच्चों जो अविनाश है वो 1 सेकंड में 80 जूल वर्क करता है, ये इसका मीनिंग है। अविनाश जो है 80 जूल पर सेकंड वर्क करता है, मतलब अविनाश 1 सेकंड में 80 जूल वर्क करता है अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, और सुनो, कपिल की पावर कितनी आ रही है 75 वॉट, वॉट को हटा के क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड। सो 75 जूल पर सेकंड, यानी कि जो कपिल है वो 1 सेकंड में कितना वर्क करता है 75 जूल। अब बताओ फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट पर सेकंड में ज्यादा वर्क कौन करता है बच्चों, पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में। 1 सेकंड में कपिल कर पाता है 75 जूल, 1 सेकंड में अविनाश करता है 80 जूल। तो बताओ 1 सेकंड में ज्यादा वर्क कौन करता है भाई, 1 सेकंड में जो ज्यादा वर्क करेगा उसी की तो पावर ज्यादा होगी, ये सुनो। तो ये इसका मीनिंग है, करेक्ट। सो अविनाश इज मोर पावरफुल, वाई का आंसर यहां पर दिया हुआ है, आप लिख भी सकते हो, बिकॉज अविनाश is doing more work per second against किसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट। ओके, बिकॉज अविनाश इज डूइंग मोर वर्क पर सेकेंड अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 में नोट नहीं कर रहा हूँ, काफी लंबा क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन में आप क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन आपके पास होगा भी। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वर्क एंड एनर्जी क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 12 है। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ बॉय इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड अगेंस्ट अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। ओके बच्चों, एक लड़का है वो स्ट्रेट रोड पे चल रहा है, ठीक है ना, और एक डायग्राम भी दिया हुआ है यहाँ पे, करेक्ट। तो ये स्ट्रेट रोड है इस तरीके से, और अ बॉय इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड अगेंस्ट अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। सो यहाँ पर बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, 5 न्यूटन है। ओके सुनो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो जितना फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ठीक है ना, उतना ही जो बॉय है, जो लड़का है, उतना ही फोर्स उसको लगाना पड़ेगा, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। सोचो भाई, कोई बॉडी जब मोशन करती है, ये लास्ट क्वेश्चंस में भी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है, कोई बॉडी ऐसा करके मोशन कर रही है तो मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। तो जो बॉडी मोशन कर रही है, अगर उसे मोशन करना है, अगर उसे चलते रहना है, तो उसे कम से कम फ्रिक्शनल फोर्स से थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी वो मोशन कर पाएगी, ठीक। तो यहां पर जो लड़का मोशन कर रहा है वो कितने फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट कर रहा है, 5 न्यूटन, करेक्ट। यानी कि जो लड़का भी फोर्स लगा रहा होगा वो कम से कम 5 तो लगा रहा होगा, 5 से थोड़ा सा ज्यादा लगा रहा होगा, तब वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल पा रहा होगा, एक जैसी स्पीड से चल पा रहा होगा, ठीक है ना। तो 5 से थोड़ा सा ज्यादा लगा रहा होगा, लेकिन आप मान लो, हम अप्रॉक्स मान लेते हैं फिजिक्स में कि वो 5 न्यूटन लगा रहा है, मतलब उस लड़के को कम से कम 5 न्यूटन तो लगाना ही पड़ेगा, तभी वो चल पाएगा, ठीक। यानी कि जो लड़का है वो कम से कम 5 न्यूटन का फोर्स तो अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, अब सुनो, कह रहा आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर, तो ये लड़का सबसे पहले पॉइंट ए से सपोज बी पे गया, ठीक है ना, कितना गया, 1.5 किलोमीटर, ठीक, ये ऐसे चला गया ए से बी की डायरेक्शन में। ओके, उसके बाद कह रहा आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर ही फॉरगॉट द करेक्ट पाथ राउंड अबाउट, ठीक है। तो यहाँ जब पहुंचा तो एक राउंड पाथ आ गया यहाँ पर, ये देखिए, ये इस तरीके से जैसे गोल चक्कर नहीं होता ना, चौराहा आ गया, ठीक है, ये इस तरीके से, और ये देखिए ये यहाँ पे आके रास्ता भूल गया। अच्छा, यहाँ बहुत सारे रास्ते निकले हुए हैं, आप देख लो, एक ऐसा है और एक ऐसा है, तो अब ये लड़का भूल गया कि भाई किधर जाना है ना, और एक सामने भी जा रहा है ऐसे, ठीक। ये लड़का भूल गया कि मैं उधर चला जाऊँ या मैं उधर चला जाऊँ या मैं उधर चला जाऊँ, मेरे को सीधे जाना है या इधर जाना है, तो ये बी पे आके क्या कर गया, रास्ता भूल गया, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। अब जब भूल गया तो देखो क्या होता है, कह रहा है कि आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर ही फॉरगॉट द करेक्ट पाथ एट अ राउंड अबाउट इन द गिवन फिगर 1.1 जो भी 11.1 ऑफ रेडियस 100 मीटर। तो ये जो सर्कुलर पाथ है इसका रेडियस कितना है, ये जो सर्कुलर पाथ है बच्चों, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है कितना, 100। ओके, तो ये जो सर्कुलर पाथ है इसका सेंटर यहाँ होगा, ठीक, ये पॉइंट ओ क्या है, इसका सेंटर है, करेक्ट। तो इसका रेडियस कितना है, 100 है। सो ये देखिए, ये ओ से लेके सपोज ये वाला पॉइंट है सी, ओके, सो ओ से लेके सी तक कितना है, 100 है। इसी तरीके से ओ से बी तक भी कितना होगा, 100। ओ से बी भी क्या है, रेडियस है, ये पॉइंट ओ है, ओके। सो ये भी 100 मीटर है, ये भी, यानी कि ओ से बी भी रेडियस है, ओ से सी भी रेडियस है, करेक्ट। ये बात समझ में आई। अब सुनो, कह रहा है कि हाउएवर he moves on a circular path for 1.5 cycle and then he moves forward up to 2 kilometer. Calculate the work done by him. सुनिए ध्यान से, however he moves on the circular path for 1.5 cycle and then moves forward up to 2 kilometer. मतलब ये पॉइंट बी पे बच्चों पहुंच के क्या कर रहा है, रास्ता भूल जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये क्या करता है, 1.5 साइकिल कंप्लीट करता है। 1.5 साइकिल का मतलब बी से घूम के जाएगा और पहले वापस बी पे आएगा, इस तरीके से। ये हो गया इसका 1 साइकिल। तो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, कैसा करा उसने, बी पे पहुंचा, ठीक, ये देखिए ए से बी पे पहुंचा 1.5 किलोमीटर चल के, फिर बी से घूम के वापस बी पे आ गया, ठीक। भाई ये गोल चक्कर में इस तरीके से गया होगा, ठीक, या वो कहीं से भी गया होगा, सुन लीजिए, वो जरूरी नहीं कि ऐसे करके घूम के गया होगा, वो कहीं से भी आया हो, कहीं से घूम फिर के, कहीं से भी ये वाली रोड से चला गया हो, कहीं चाय वाय पिया हो पीछे, यहाँ से घूम के ये करके वापस बी पे आ गया, ठीक। तो अब वो कहीं से भी घूम के आए बच्चों, बोला तो क्या जाएगा कि इसने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया, क्यों, क्योंकि बी से चला था बी पे आ गया। तो आप चाहे जैसे सोच लो कि वो कहीं से घूम फिर के ऐसे आ रहा है बी पे वापस, या आप सोच लो क्या कि बी से चला और ये अलोंग द सर्कल, ये ऐसे अलोंग द सर्कल, मतलब ये सर्कल की बाउंड्री के अलोंग ऐसे घूम के वापस बी पे आ गया। तो फाइनली बी से चला था, घूम फिर के वापस कहाँ आ गया, बी पे, तो एक साइकिल कंप्लीट हो गया। ओके, सो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बी से चला था और वापस बी पे आ गया, तो यहाँ पर उसने 1 साइकिल तो यहाँ कंप्लीट किया, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1.5 साइकिल किया है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या किया उसने, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1.5
हाफ साइकिल किया, मतलब अभी हाफ साइकिल और करेगा। हाफ साइकिल का क्या मतलब बच्चों, हाफ साइकिल का ये मतलब है कि वो अब कहाँ जाएगा, सी पे, ठीक है। हाफ साइकिल का क्या मतलब है, बी से कहाँ गया वो, सी पे। भाई ये पूरा हो गया, पूरा कंप्लीट, और फिर बी से सी पे आएगा तो हाफ, यानी कि ये ऐसे आया पहले बी पे, उसके बाद क्या करेगा, यहाँ कहीं सी, ठीक है ना। सो अब इतना चलेगा बी से सी पे ऐसे। तो भाई आप चेक करो, ये 1 साइकिल और ये हाफ साइकिल, तो 1.5 साइकिल हो गया, ठीक। सुनो, उसके बाद क्या करता है, क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद क्या करता है, उसके बाद ये कह रहा है कि एंड देन ही मूव्स फॉरवर्ड अप टू 2 किलोमीटर। तब उसके बाद ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में 2 किलोमीटर और गया। सपोज ये सी से एम पे गया 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। सो ये कितना है, 2 किलोमीटर, ठीक है। आपको बताना है टोटल वर्क डन उसने कितना किया। फिर से देखो कैसे, ए से बी पे गया, फिर एक चक्कर लगाया, ये 1 साइकिल हो गया, फिर आधा चक्कर और लगाया, सी पे आ गया, और सी से एम पे गया। समझ में आ गया, ठीक। ए से बी पे, बी से वापस बी पे 1 साइकिल, फिर बी से सी पे, और सी से 1.5 किलोमीटर आगे। करेक्ट, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, ये बात अगर आपको समझ में आ गई, और फोर्स आपको पता है यहाँ कितना दिया हुआ है, फोर्स का वैल्यू F = 5 न्यूटन गिवन है, ठीक है। तो अगर आपको वर्क डन निकालना है तो आपको क्या करना होगा, देखो इस डायग्राम को देखो और यहाँ से समझो। देखो, अगर कोई बॉडी बी से ऐसा घूम घूम के वापस कहाँ आ गई, बी पे, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। भाई आपको पता है ना डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो पॉइंट बी भी इनिशियल पॉइंट बी ही इनिशियल पॉइंट है, और पॉइंट बी ही आपका फाइनल पॉइंट है। ओके, सो ये वाले 1 साइकिल में कितना वर्क हुआ, सोचो, ये वाले 1 साइकिल में उसने कितना वर्क किया। देखो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, ध्यान सुनो। सबसे पहले ए से बी तक उसने कितना वर्क किया, ठीक है। सबसे पहला काम हमने किया वर्क फ्रॉम ए टू बी। हाँ भाई, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो फोर्स इनटू एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहां से देख के बताइए, ए से बी तक कैलकुलेट कर रहा हूं अभी, ए से बी तक केवल। ओके, सो ए से बी तक जब वो गया तो उसने फोर्स कितना है, 5 न्यूटन। तो एफ का वैल्यू कितना रखेंगे भाई, जितना फ्रिक्शनल फोर्स है कम से कम उतना ही फोर्स लड़के ने लगाया होगा। ओके, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, 5 न्यूटन है, तो वही हम यहाँ पर एफ की वैल्यू रख देंगे, इनटू लड़के ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया जब वो ए से बी गया, 1.5। सो 5 × 1.5। ओके, लेकिन ध्यान रहे ये जो 1.5 किलोमीटर है इसको मीटर्स में रखिए प्लीज। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आएगा कितना, 1500 मीटर्स। ओके, सो ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 1500 मीटर। अरे भाई बच्चों, फोर्स को न्यूटन में रखोगे, डिस्प्लेसमेंट को मीटर में रखोगे, तभी तो वर्क जूल में आएगा। ये सुनो, ठीक। तो फोर्स कितना है, 5 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए से बी तक 1500 मीटर। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। ये चीज़ हो गई नाउ। तो ये ए से बी तक का वर्क आ गया, ठीक है। सो आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना आ जाएगा, 7500 जूल्स। ठीक, मैं आपको लिख भी देता हूँ, ए से बी तक का जो वर्क है वो कितना है, 7500 क्या जूल्स। करेक्ट। उसके बाद क्या करता है वो बी से वापस घूम के कहाँ पे आता है, बी पे। करेक्ट। सो सेकेंडली हम कैलकुलेट करेंगे WBB। अब एक बात बताओ, बी से वापस बी पे आया तो 1 साइकिल कंप्लीट हो गया, यानी कि वर्क इन नेक्स्ट 1 साइकिल, ठीक है। वर्क इन नेक्स्ट 1 साइकिल। ये वर्क कितना हो जाएगा पता है, 0। क्यों, WBB। ओके, बी से चला बी पे आ गया। अब एक बात बताओ, जब कोई बॉडी जहां से चली वहीं आ गई तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताओ, 0। भाई जो इनिशियल पॉइंट है वही फाइनल पॉइंट है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, तो जो बी है वही इनिशियल पॉइंट है और जो बी है वही फाइनल पॉइंट है, तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही यहाँ पर। सो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे वर्क फ्रॉम बी टू बी। बी से वापस बी पे आने पे फोर्स कितना है, 5 न्यूटन, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस की जगह कितना रखोगे, 0। कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, 5 × 0 कितना आ गया, 0 जूल हो गया। ठीक, सो इस 1 साइकिल में कितना वर्क किया उसने, 0 जूल। ठीक, नाउ नेक्स्ट थर्ड। अब क्या किया, जब बी से घूम के बी पे आ गया, बी से कहाँ गया, सी पे। तो बच्चों जब बी से वापस सी पे आएगा तो बी हो जाएगा आपका क्या, यहां से देखो, बी से जब वापस, देखो ये बी से घूम के बी पे आया, अब बी से सी पे जाएगा तो बी होगा आपका क्या, इनिशियल पॉइंट। ठीक, और सी होगा क्या आपका, फाइनल पॉइंट। ओके, अब आप चेक करो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच ये कितना है, ये कितना है, ये है बच्चों 200 मीटर। यस, बी और सी के बीच का
डिस्टेंस कितना है 200 मीटर, क्योंकि रेडियस कितना था 100 था, तो डायमीटर है BC है ना, 100 + 100 200। ओके, सो ये हो गया 200 मीटर्स। ओके, सो वर्क फ्रॉम, अब B से जब वो C पे गया नेक्स्ट हाफ साइकिल है ना, क्या लिख सकते हैं, वर्क इन नेक्स्ट हाफ साइकिल। ठीक है, सो वर्क इन नेक्स्ट हाफ साइकिल, यानी कि W B से कहाँ गया C पे, ओके, इज इक्वल्स टू फोर्स कितना है 5 न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट कितनी है B और C के बीच का गया वो यहाँ से कोई बात नहीं, लेकिन आपको डिस्प्लेसमेंट रखना है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है 200। ओके, सो 5 × 200 कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10 और डबल 0 लग जाएगा। ठीक है, यानी कि वापस B से C जाने में कितना वर्क किया नेक्स्ट हाफ साइकिल में, यहाँ पे 1000 जूल्स, ये हो गया। अब क्या करता है, अब पढ़ो, जब वो 1.5 साइकिल लगा लेता है B से वापस B पे और B से C पे, फिर वो 2 किलोमीटर आगे जाता है। 2 किलोमीटर का मतलब 2000 मीटर, 2 किलोमीटर को मीटर में चेंज करो, 2 किलोमीटर × 1000, 2000 मीटर। यानी कि नाउ केस नंबर 4, वर्क फ्रॉम कौन से पॉइंट से, C से M पे। ओके, सो वर्क फ्रॉम C to M इज इक्वल्स टू फोर्स कितना है 5 और डिस्प्लेसमेंट कितनी है 2000 मीटर। ओके, सो यहाँ से कितना आ गया, 5 × 2 = 10, कितने 0, 1 2 3, 1 2 3, ये आ गया। करेक्ट, नाउ अब नेट वर्क कितना आ गया, सबको ऐड कर दो। करेक्ट, वर्क नेट टोटल वर्क कितना आ गया, सबसे पहले A से B कितना है 7500 प्लस B से वापस B कितना हो गया 0 प्लस B से C कितना आया था 1000 और प्लस C से M पे कितना किया है 10,000। सबको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 10,000 प्लस 1000 कितना हो जाएगा 11,000। ठीक, 11,000 प्लस 7,500, सो 11,000 और प्लस 7,500 कितना होगा 0 0 5, ये 8। ओके, सो 18,500 जूल्स। सो 18,500 जूल्स इज द नेटवर्क। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, नोट कर लीजिए। Now students, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कैन एनी ऑब्जेक्ट हैव मैकेनिकल एनर्जी इवन इफ इट्स मोमेंटम इज 0। देखो बच्चों, इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, M.E, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। M.E का मतलब मैकेनिकल एनर्जी, P.E का मतलब पोटेंशियल एनर्जी और K.E का मतलब काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आइए हम कुछ फॉर्मूले पहले आपको दिखा देते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ सॉल्यूशन में कुछ फॉर्मूले देखिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv²। ठीक है, m क्या है मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, और v क्या है बॉडी की जो स्पीड है या फिर वेलोसिटी है। ठीक, Pe पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है mgh। ओके, mgh, अगर कोई बॉडी ये ग्राउंड है, ठीक है, और ग्राउंड से कोई बॉडी जिसका मास कितना है m है, वो हाइट h पे रखी हुई है। ठीक है बच्चों, ये कोई बॉडी थी पहले ग्राउंड पे थी जिसका मास m था, उसको उठा के हमने h हाइट पे रख दिया, तो इस बॉडी में कितनी पोटेंशियल एनर्जी mgh। ओके, mgh, करेक्ट। नाउ अब आइए, मैकेनिकल एनर्जी जो होता है बच्चों Me, मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, इट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी में जितना पोटेंशियल एनर्जी और जितना काइनेटिक दोनों का सम करने के बाद जो आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है ना, अब सुनो, ये बात हमें समझ में आ गई। ठीक, यानी कि अगर हमें कभी मैकेनिकल एनर्जी निकालना होगा, सो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि mgh निकालेंगे और प्लस काइनेटिक एनर्जी यानी कि 12 mv² निकालेंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। करेक्ट, दोनों को ऐड कर देंगे। अब सुनो, अगर काइनेटिक एनर्जी 0 है बच्चों, केस 1 देखो, केस 1 इफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0। अरे मान लो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, कब होगी 0, कोई बॉडी चल ही नहीं रही, मोशन ही नहीं हो रहा है, स्पीड कितना है 0 है। सोचो अगर v की वैल्यू कितनी हो गई 0, अगर v की वैल्यू 0 हो गई, इफ v इज 0 तो क्या होगा, फॉर्मूला लगाओ काइनेटिक एनर्जी का, क्या होता है 12 mv का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर, और 0 स्क्वायर 0, 0 इंटू 12 m 0 हो जाएगा। यानी कि इस केस में काइनेटिक एनर्जी कितना है 0। यानी कि अगर कोई बॉडी मोशन में नहीं है, कोई बॉडी रुकी हुई है, ठीक, स्टेशनरी है, उसमें कोई वेलोसिटी नहीं है, कोई स्पीड है नहीं उसमें, तो उसका काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। लेकिन ज़रूरी है कि क्या उसका पोटेंशियल भी 0? नहीं। इस बॉडी को देखो, इस बॉडी को h हाइट पे ले जाके हमने रखा था, इसका मास m था, ये चल नहीं रही है, इसका v तो 0 है, यानी कि इसका
स्पीड कितना है बच्चों, 0 है, या वेलोसिटी बोल दो, इसका वेलोसिटी कितना है, 0 है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0, नो प्रॉब्लम। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो है इसमें, पोटेंशियल एनर्जी तो है कितनी, mgh है। मतलब समझो कि अगर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए तो क्या मैकेनिकल एनर्जी होगी बॉडी में कि नहीं होगी, हाँ हो सकती है। क्यों, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी का सम, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी आपका 0 हो गया, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो है ना, ठीक। तो बस ये जो mgh का जो भी आंसर आएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh, तो जितना भी mgh होगा उसी को आप क्या बोल दोगे, मैकेनिकल एनर्जी। अरे भाई मैकेनिकल एनर्जी किसका सम होता है, पोटेंशियल और काइनेटिक का, काइनेटिक 0 हो गई, कोई बात नहीं, पोटेंशियल तो हो सकती है, तो इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी कुछ ना कुछ होगी। और सुन लो, जब भी कोई बॉडी रुकी हुई है, मोशन में नहीं है, तो उसका वेलोसिटी 0, उसका काइनेटिक एनर्जी 0, तो ये हो गया 0 ना, ये तो है, मतलब है या हो सकता है, ठीक। यानी कि बच्चों अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी 0 हो गई, ध्यान से सुनिए, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी 0 हो गई तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी मैकेनिकल एनर्जी भी 0 हो जाएगी, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी तो पक्का होगी, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगा उस टाइम, मैकेनिकल के, तो मैकेनिकल एनर्जी का कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब सुनो क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है, कह रहा है कैन एनी ऑब्जेक्ट हैव मैकेनिकल एनर्जी इवन इफ इट्स मोमेंटम इज 0, ठीक। कह रहा है क्या किसी बॉडी के पास मैकेनिकल एनर्जी तब भी हो सकती है जब उसका मोमेंटम 0 हो जाए, जब उसका मोमेंटम 0 हो जाए। सुनो ध्यान से बच्चों, एक बात बताइए, मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, मोमेंटम को P से दिखाते हैं, P इज इक्वल्स टू m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। ये जो P है यही क्या है, मैं लिख दे रहा हूँ, ये जो P है यही क्या है, मोमेंटम है, ठीक, ओके। सो बच्चों अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मोमेंटम कितना दे रखा है, 0। पढ़िए, कह रहा है कि अगर उसका मोमेंटम 0 है तो क्या मैकेनिकल एनर्जी भी 0 होगी, नो, जरूरी नहीं। सुन लो, अगर किसी बॉडी का मोमेंटम 0 है, इसका मतलब क्या 0 है, वेलोसिटी, यस सर। अरे भाई ये बॉडी, ये देखो, इसका मास तो है पक्का, इसका मास तो कुछ ना कुछ है ना, हाँ है, यस सर, इसका मास तो कुछ ना कुछ है, पर चल नहीं रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो यहाँ पे v की जगह कितना रखोगे, 0, तभी तो मोमेंटम 0 होगा। सुन लो भाई, मोमेंटम 2 क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, मास पे, वेलोसिटी पे, या तो मास ही 0 हो जाए, मास तो 0 हो नहीं सकता भाई, अगर कोई बॉडी है तो मास तो पक्का होगा ना, तो मास तो 0 हो नहीं सकता, तो वेलोसिटी को 0 होना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। भाई आपको पता ना 2 क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 कब होता है, या तो पहली क्वांटिटी 0 हो जाए या तो दूसरी, ये m इंटू वी है, मास इंटू वेलोसिटी, या तो मास 0 हो जाए तब मोमेंटम 0 हो जाएगा। मास 0 का कोई मतलब ही नहीं है बच्चों, क्यों, मास 0 का मतलब बॉडी ही नहीं है, और या तो वेलोसिटी 0 हो जाए, ठीक। तो इस केस में हम अज्यूम करेंगे कि भाई यहाँ वेलोसिटी 0 हो गई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कि मोमेंटम क्या कह रहा है, 0 है। अगर मोमेंटम 0 है, if momentum is 0, this implies what, कि surely velocity is equals to 0, पक्का उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। तभी यहाँ v की जगह 0 रखोगे, m इंटू 0 आंसर कितना आ जाएगा, ये देखो m इंटू 0 आंसर कितना आ जाएगा, 0। मोमेंटम कितना हो जाएगा, 0। तो सुनो, मोमेंटम 0 होने का क्या मतलब है, वेलोसिटी 0 हो गई। मोमेंटम 0 होने का क्या मतलब है, वेलोसिटी 0 हो गई। और अगर वेलोसिटी 0 हो गई तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। तो क्या मैकेनिकल भी 0 हो जाएगी, नो सर, मैकेनिकल पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगी, करेक्ट। तो क्या मोमेंटम 0 होने से मैकेनिकल एनर्जी 0 होती है, नो, ऐसा जरूरी नहीं। तो हमने लिखा है कैन एनी ऑब्जेक्ट हैव मैकेनिकल एनर्जी इवन इफ इट्स मोमेंटम इज 0, अगर उसका मोमेंटम 0 हो गया तो क्या मैकेनिकल एनर्जी होगी, हाँ होगी भाई, यस। उसने पूछा कैन एनी ऑब्जेक्ट हैव मैकेनिकल एनर्जी, यस मैकेनिकल एनर्जी कम। अब हमने रीजन लिखा यस और हमने आंसर लिखा यस और रीजन आगे लिख दिया कि मैकेनिकल एनर्जी कंप्राइजेस बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक। ये देखिए मैकेनिकल एनर्जी कंप्राइजेस बोथ, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी हमें तब मिलती है जब हम पोटेंशियल और काइनेटिक का सम करते हैं। फिर हमने लिखा इफ मोमेंटम इज 0 विच मीन्स वेलोसिटी 0। देखो अगर मोमेंटम 0 इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, 0 है, हेंस देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी। अगर v का वैल्यू 0 है तो k इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर से काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। ठीक, अगर काइनेटिक 0 हो गया, अगर ये वाला टर्म 0 हो गया तब भी उसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगी जो कि मैकेनिकल के इक्वल हो जाएगी, करेक्ट। तो बस बट द बॉडी में पॉसेस पोटेंशियल एनर्जी, उस टाइम बॉडी के पास काइनेटिक 0 हो गया लेकिन पोटेंशियल तो हो सकती है, यानी कुछ ना कुछ मैकेनिकल एनर्जी होगी। ये हो गया, ठीक है ना। ओके
करेक्ट। तो बस ये हमारा आंसर है, ठीक है। केस वेस इसमें कुछ नहीं करना था, ठीक है। केस क्या है, केस एक और कर सकते हो आप, अपना सोच सकते हो यहाँ पे, कुछ थिंकिंग प्रोसेस आगे बढ़ाओ। क्या सेकंड केस की कोई बॉडी ऐसे ग्राउंड पे रखी नहीं, कोई बॉडी ग्राउंड पे चल रही है ऐसे, है ना, मास m है, वेलोसिटी v, तो उस टाइम इसका हाइट ग्राउंड से कुछ भी नहीं है, तो इसका एम जी एच कितना होगा, 0। भाई ग्राउंड से कुछ भी हाइट नहीं है, एच का वैल्यू 0, यानी कि एम जी इंटू 0 इज इक्वल टू 0। एम जी एच क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, तो उस टाइम इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। तो उस टाइम इसका जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल हो गया 0, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तब भी मतलब अगर किसी बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी 0 है, मतलब वो ग्राउंड पे ही रखा हुआ है, उसकी हाइट ग्राउंड से 0 है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 है तब भी उसके पास मैकेनिकल एनर्जी होगी, अगर वो v वेलोसिटी से उस टाइम चल रहा हो। बहरहाल ये वाला केस आपको नहीं सोचना था, ओनली ये वाला केस सोच के आपको आंसर करना था, ओके। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 से पहले 13 देखा होगा तो और फील आएगा, बट कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, कह रहा है कैन एनी ऑब्जेक्ट हैव मोमेंटम इवन इफ इट्स मैकेनिकल एनर्जी इज 0। करेक्ट, कह रहा है क्या किसी बॉडी के पास मोमेंटम होगा जब उसकी मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो, 0 हो। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, कह रहा है कि भाई मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, 0 है। एम ई का मतलब मैकेनिकल एनर्जी, पी ई का मतलब पोटेंशियल एनर्जी और के ई का मतलब काइनेटिक एनर्जी, ध्यान रखिएगा, ओके। सो एम ई मैकेनिकल एनर्जी कितना गिवन है, 0 है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो, कुछ फॉर्मूले देखिए बच्चों। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, एम क्या होता है मास, वी क्या होता है वेलोसिटी या स्पीड आप बोल सकते हो अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो, ओके। तो v स्पीड है बॉडी की, m क्या है मास है, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है अगर किसी बॉडी का मास m है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है और हाइट कितनी है, h है, मतलब ये ग्राउंड है, ठीक। और ग्राउंड से ये m मास की बॉडी h हाइट पे रखी हुई है, तो इस बॉडी के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, mgh, ठीक। और जो मोमेंटम होता है p इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ओके। p का मतलब बच्चों मोमेंटम है, p का मतलब मोमेंटम है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में। p का मतलब क्या है, मोमेंटम है, करेक्ट। सो मास इनटू वेलोसिटी। चलो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हाँ एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो ये स्टार लगा के कॉपी में लिखिएगा, मैकेनिकल एनर्जी कंप्राइजेस पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। बात समझो, देखो अगर किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम कर देते हैं तो जो मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। याद कर लीजिए, मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब सुनो बच्चों, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने क्या बोला है, मैकेनिकल एनर्जी 0 है। अब सोचो कि मैकेनिकल एनर्जी 0 है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है और काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, 0 है। अरे भाई अगर ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, सोचो ये देखिए मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू, अगर पोटेंशियल भी 0 होगा, ये भी अगर 0 हो जाए और काइनेटिक भी अगर 0 हो जाए तो 0 + 0 तभी तो 0 आएगा, ठीक। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, 0 है। तो इसका मतलब है हम लिखेंगे, देखो कैसे हम लिखेंगे अपनी कॉपी में, क्या, सिंस इट इज गिवन दैट मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज मतलब ये जो लिखा हुआ है, ये जो दिया हुआ है मैकेनिकल एनर्जी 0, इसका ये मतलब है, दिस इंप्लाइज कि भाई पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी 0 है, ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी है, 0 है, तभी तो मैकेनिकल एनर्जी 0 होगा, ठीक है। अब सुनो, पोटेंशियल का हमें कुछ करना नहीं है, हम यहाँ ये चेक करना चाहते हैं कि भाई अगर मैकेनिकल 0 है तो मोमेंटम होगा कि नहीं होगा, ठीक। सुनो, मोमेंटम कब होगा किसी बॉडी में, जब उसके पास वेलोसिटी होगी। चेक करो m इंटू वी। बच्चों मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक। तो अगर वेलोसिटी होगी तभी तो मोमेंटम होगा। भाई देखो मास तो हर बॉडी के पास होता है, ये बॉडी इसके पास मास है, अभी इसको मैंने ऐसे रख दिया, इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, तो v की वैल्यू कितनी रखोगे, 0, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, 0, सही है। मतलब अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी 0 हो गई तो मोमेंटम कितना हो जाता है, 0। और किसी बॉडी की वेलोसिटी 0 कब होती है, जब वो मोशन ना कर रही हो। ये लीजिए, अब बताओ ये मोशन नहीं कर रही है, ठीक, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। और अगर वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, 0। सोचो, समझो, देखो काइनेटिक एनर्जी में क्या आता है, हाफ एम वी स्क्वायर। वी की वैल्यू अगर 0, अगर मोशन नहीं कर रही, मान लो रुकी हुई है यहाँ पे, v 0 रखोगे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी 0 है, अगर काइनेटिक एनर्जी 0 है तो पक्का वेलोसिटी 0 होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी 0 हम आप कह रहे हो कि है तो पक्का वेलोसिटी 0 होगी। ये सुनो, मास तो सारी बॉडी के पास है।
अगर वेलोसिटी जीरो होगी तभी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई देखो मैकेनिकल एनर्जी जीरो है, इसका मतलब पोटेंशियल भी क्या है, जीरो है, और काइनेटिक भी क्या है, जीरो है। अगर काइनेटिक जीरो है तो दिस इंप्लाइज क्या, कि वेलोसिटी भी कितनी होगी, जीरो। नहीं समझ में आई बात? देखो मैं करके बताता हूँ, सुन लो मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में क्या दिया है, मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, जीरो, मतलब पोटेंशियल भी जीरो है, काइनेटिक भी जीरो है, तभी तो मैकेनिकल क्या आएगा, जीरो। क्यों भाई, मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल और काइनेटिक का सम है ना, तो मैकेनिकल को जीरो करने के लिए पोटेंशियल भी जीरो होना पड़ेगा, काइनेटिक भी जीरो होना पड़ेगा। ये बात समझ आ गई? ठीक है, तो बच्चों अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो दिस इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो इसका मतलब हाफ mv² क्या है, जीरो है। अब ये मैथ्स आपको लगानी आनी चाहिए। देखो हाफ mv² यानी कि 1/2, सुनो, यानी कि 1/2 इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर कितना है, जीरो है। तो 1/2 तो जीरो हो नहीं सकता है, 1/2 तो 1/2 है भाई, एम भी जीरो हो नहीं सकता, मास तो जो है सो है, तो किसको जीरो होना पड़ेगा भाई, 3 नंबर्स लिखे हैं 1/2 एम और वी का स्क्वायर, 3 नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो है, तो ना तो पहला नंबर जीरो है ना तो दूसरा, तो तीसरे को जीरो होना पड़ेगा ना, पक्का वी क्या है, जीरो है। तो दिस इंप्लाइज कि वी पक्का क्या है, जीरो है। तो मैकेनिकल एनर्जी जीरो होने की वजह से पोटेंशियल जीरो हो गया, काइनेटिक जीरो हो गया, और काइनेटिक जीरो होने की वजह से वेलोसिटी जीरो हो गया, और वेलोसिटी जीरो होने की वजह से मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो। ये सुनो, तो अगर हम आपको बोलें कि वेलोसिटी जीरो हो गई है और मोमेंटम निकाल के दिखाओ, तो आप बोलोगे m इंटू वी, और m इंटू और v का वैल्यू कितना आ रहा है, जीरो। सो मोमेंटम कितना आ गया, m इंटू जीरो यानी कि जीरो। लो मोमेंटम कितना आ गया, 0 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड मोमेंटम की यूनिट होती है, इसलिए मैंने लिख दी। ठीक, वेलोसिटी कितनी, 0 मीटर पर सेकंड। ओके नाउ, तो ये चीज़ हो गया। अब सुनो, आपने क्या देखा, मैथमेटिकली आपने क्या देखा, अगर मैकेनिकल जीरो है तो काइनेटिक जीरो होगी, काइनेटिक जीरो है तो वेलोसिटी जीरो होगी, वेलोसिटी जीरो है तो मोमेंटम जीरो होगा, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी जीरो होने से मोमेंटम नहीं होगा। इन्होंने क्या बोला था कि अगर मैकेनिकल एनर्जी जीरो है तो क्या मोमेंटम होगा, तो जवाब है नहीं, नो। पढ़ो, कैन एनी ऑब्जेक्ट हैव मोमेंटम इवन इफ इट्स मैकेनिकल एनर्जी जीरो। अगर उसका मैकेनिकल एनर्जी जीरो तो क्या मोमेंटम होगा, नो, नहीं होगा, नो। रीजन, सिंस मैकेनिकल एनर्जी जीरो है, देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अब काइनेटिक एनर्जी नहीं है, इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी बीइंग जीरो, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो। अगर वेलोसिटी जीरो है, हेंस देयर विल बी नो मोमेंटम, तो कोई भी मोमेंटम नहीं होगा। ओके बच्चों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। करेक्ट, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 मैं लिख नहीं रहा हूं, पढ़िए जरा। कह रहा द पावर ऑफ अ मोटर पंप इज 2 किलोवाट। ओके, तो ये एक मोटर पंप है इस तरीके से, ये देखिए एक मोटर पंप है, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, ठीक, ये पंप है, ये क्या है, पंप है। ओके, और इस पंप की पावर बच्चों आपको दी हुई है। करेक्ट, द पावर ऑफ मोटर पंप इज 2 किलोवाट। सो इसकी पावर आपको गिवन है 2 किलोवाट। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, किलोवाट को वाट में चेंज कर लोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पावर आप वाट में निकाल लो पहले। ओके, सो 2 किलोवाट दिया था, सो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में आ जाएगा, वाट्स में। तो पावर कितनी होगी, 2 इंटू 1000 वाट्स, P इज इक्वल्स टू 2000 वाट आ गई। करेक्ट, वाट लिख देता हूँ, लो ये पंप की पावर है। ओके बच्चों, ये पंप की पावर है, ठीक। 2000 वाट का मतलब समझ में आता है क्या होता है, वाट को हटा के जूल पर सेकेंड लिख दो, वाट को हटा के क्या लिख दो, जूल पर सेकेंड। वाट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड, यानी कि ये एक ऐसा पंप है जो 1 सेकेंड में 2000 जूल वर्क करके देता है। समझ जाओ, बढ़िया पंप है, 1 सेकेंड में 2000 जूल वर्क करके देता है। बस ये इसका मीनिंग था, मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन में बोला है 15th क्वेश्चन में, द पावर ऑफ अ मोटर पंप इज 2 किलोवाट। ओके, सो पावर कितनी है, 2 किलोवाट यानी कि 2000 वाट। हाउ मच वाटर पर मिनट, टाइम कितना दिया हुआ है, हाउ मच वाटर पर मिनट। ओके, सो टाइम कितना दिया है, टाइम दिया पर मिनट। पर मिनट का मतलब 1 मिनट होता है, कॉपी में नोट लगाए। पर मिनट का मतलब 1 मिनट में पूछ रहा है, पर मिनट का मतलब इन 1 मिनट, पर मिनट मतलब इन 1 मिनट में पूछ रहा है बच्चों। 1 मिनट में जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। यानी कि बच्चों ये बात कर रहा है किसकी, 60 सेकंड्स की, क्योंकि हमें टाइम किस में रखना होता है, 60 सेकंड्स में। ओके, सॉरी, टाइम किस में रखना होता है, सेकंड्स में, ठीक है ना, मिनट में नहीं रखोगे। टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड है, तो टाइम को सेकंड में लेना है, पावर को वाट में लेना है। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमें बोल रहा है क्या, कि द पावर ऑफ अ मोटर पंप इज 2 किलोवाट। हाउ मच वाटर पर मिनट द पंप कैन रेज टू हाइट ऑफ 10 मीटर। ओके, ये पंप, ये देखिए, ये वाटर को 10 मीटर हाइट पे ऊपर चढ़ा देता है। मान लो यहाँ पे कोई टैंक रखा है इस तरीके से, ठीक, हाइट कितना दिया है, 10 मीटर, ठीक है। तो ये पंप वाटर को
10 मीटर हाइट पे चढ़ा देता है इस टैंक में। अब कितना पानी चढ़ाता है पर मिनट, ये हमसे उन्होंने पूछा है। पर मिनट का मतलब 60 सेकेंड में, ठीक है। सो हाउ मच वाटर इन 60 सेकेंड पंप कैन रेज टू हाइट ऑफ 10 मीटर, ये क्वेश्चन है। और जी दिया हुआ है, जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको जी का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, करेक्ट। सो ये जी का वैल्यू आपको गिवन है। अब सुनो बच्चों, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज व्हाट, रेट ऑफ डूइंग वर्क। सो P इज इक्वल्स टू W बाई टी, P इज इक्वल्स टू W बाई टी। W क्या है यहाँ पर, वर्क है, ठीक है बच्चों। और टी या फिर डेल्टा टी आप कुछ भी लिख सकते हो, कहीं कहीं आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, P इज इक्वल्स टू W बाई डेल्टा टी। ओके, डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम, डेल्टा मतलब चेंज, ये जो ट्रायंगल जैसा बना इसको डेल्टा पढ़ते हैं, डेल्टा टी भी लिखा होगा, यानी कि चेंज इन टाइम, कितने टाइम में बात कर रहे हैं ना, 60 सेकेंड में बात कर रहे हैं, ठीक। तो टी लिखो, डेल्टा टी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलो अब बच्चों टाइम तो हमें पता है 60, ठीक, पावर हमें पता है, और कितना पानी पंप ने उठाया ये हमें निकालना है, यानी कि पानी का मास निकालना है। क्या निकालना है, पानी का मास निकालना है। कितना वाटर पंप ने ऊपर चढ़ा दिया है, ये इसमें जो पानी ऐसे भर गया ऊपर है ना, कितनी देर में, 60 सेकेंड में, ठीक। कितनी हाइट पे, 10 मीटर हाइट पे, तो इसका मास निकालना है, मास ऑफ द वाटर आपको निकालना है, ठीक। अब सुनो, एक टॉपिक आपने पढ़ा है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, पढ़ा है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कितना होता है, W इज इक्वल्स टू mgh, भूल चुके हो क्या, W इज इक्वल्स टू mgh होता है। मतलब अगर किसी m मास की बॉडी को, यहाँ मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, ये तो कोई ग्राउंड है, ठीक, कोई m मास की बॉडी पहले यहाँ रखी थी, अब इसको उठा के हम h हाइट पे ले गए, उठाओ ले जाओ, ये बॉडी है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, m मास है इसका, इसको उठा के h हाइट पे ले जाओगे, तो जब आप उठा रहे हो तो आप कितना फोर्स लगा रहे हो, बताओ। आप उठा रहे हो ना, आप ऊपर की डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा रहे हो, इसके वेट के इक्वल, यस सर। और इसका वेट कितना होता है, बॉडी का वेट कितना होता है, m इंटू जी। बॉडी का वेट कितना होता है, m इंटू जी, यस। तो इस बॉडी का वेट कितना है, m इंटू जी। तो आप भी कितना फोर्स लगा रहे हो, इसके वेट के इक्वल। अरे भाई इसका वेट कहाँ लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में, m इंटू जी। तो आपको भी कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, m इंटू जी। तो आप लगा रहे हो m इंटू जी, तो आपने कितना फोर्स लगाया, m इंटू जी। बात समझो, आपने इसको यहाँ से यहाँ उठाने में कितना फोर्स लगाया, तो यहाँ पर फोर्स किसके इक्वल है, वेट के। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि आपने कितना फोर्स लगाया, m इंटू जी। तो आपका फोर्स कितना, m इंटू जी, और डिस्प्लेसमेंट कितनी करी आपने, h, ठीक। तो वर्क कितना किया, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी कितना किया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की जगह m इंटू जी, और s का मतलब डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, h, सो mgh। तो इसलिए वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कितना होता है, mgh होता है, करेक्ट। ये आप ध्यान रखिएगा, ओके। सो तो पंप ने ये जो वर्क किया है, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी किया है। भाई ग्रेविटी पानी को कहाँ खींचना चाहती है, नीचे, तो उसके अगेंस्ट पंप ने पानी को धक्का मार के ऊपर पहुंचा दिया, ठीक। तो पंप ने वर्क किया, याद रखिएगा। सो पंप ने वर्क किया है, अगेंस्ट द ग्रेविटी किया है। तो ये वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी कितना होता है, mgh। तो W की जगह हम लोग क्या रखेंगे, P बराबर W बाई टी, अरे यहीं पे दिखा दे रहा हूँ, W की जगह क्या रखेंगे, mgh, ठीक है, अपॉन में T, जहाँ पर m क्या है, मास ऑफ द वाटर है, ठीक है। m क्या है, m क्या है, मास ऑफ द वाटर रेज्ड बाय द पंप, रेज्ड बाय द पंप to a height of 10 meter in 60 seconds, 60 seconds, okay। now चलिए अब यहाँ से आ गया P इज इक्वल्स टू mgh बाई टी। अब यहाँ से मास निकालना है, यही तो क्वेश्चन में पूछा था कि पंप ने कितना मास ऊपर उठा दिया वाटर का, है ना, अमाउंट ऑफ वाटर। सो m की वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, P इंटू टी, PT हो जाएगा, P इंटू टी इज इक्वल्स टू mgh। यहाँ से m फ्री करोगे तो m कितना आ जाएगा, m इज इक्वल्स टू P इंटू टी अपॉन m को फ्री करोगे, gh कहाँ जाएगा, नीचे। अब जिसको ज़्यादा टेंशन है भाई यहाँ से देखो सीधे, m इज इक्वल्स टू क्या होगा, t इधर डिवाइड लग रहा है, उधर जाके p में मल्टीप्लाई करेगा, सो p इंटू टी अपॉन में m के साथ gh मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड करेगा, लो। तो m इज इक्वल्स टू p इंटू टी अपॉन g इंटू h, करेक्ट। नोट करिए फटाफट, वीडियो पॉज करके बच्चों नोट कर लीजिए। कर लिया, चलो कर लिया, चलो अब आइए हम आपको आगे बताते हैं क्या करना है। वैल्यू रखना शुरू करिए, आंसर आ जाएगा, ठीक।
पावर कितना दिया है, पावर को किलोवाट में मत रख देना, वाट में चेंज कर लेना, ठीक है, बिकॉज पावर का ऐसा यूनिट वाट होता है। सो 2000 इंटू टाइम कितना है 60, ठीक है ना, अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का वैल्यू, ये जी इंटू एच है ना, जी एच मतलब जी इंटू एच, जी का वैल्यू 10 दिया है और एच का वैल्यू कितना दिया है, कितने हाइट तक उठाता है 10 मीटर तक, सो 10, ओके। नाउ 0 से 0 गया, ये वाले 0 से 0 गया, नीचे 1 इंटू 1 1, नीचे बचा 1 और 6 2 कितना होता है 12, सो 1200 जूल्स, करेक्ट, 1200 जूल्स बोलना है, वेरी सॉरी, 200 किलोग्राम, करेक्ट। मास कितना आ गया वाटर का 1200 किलोग्राम, करेक्ट। सो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, 1200 मास की जगह क्या लिख देंगे, 1200 किलोग्राम of the water is raised by the pump to a height of 10 meter in 1 minute या in 60 सेकेंड, ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 से एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।